नमस्कार दोस्तों, द हिंदू के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक में आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया के एयर पोल्यूशन की। और मेजरली अगर हम बात करें तो दिल्ली में होने वाले एयर पोल्यूशन के बारे में आज हम बात करेंगे। आप सब लोग न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में और टीवी पर ये देखते ही होंगे कि किस प्रकार से दिल्ली के अंदर जो एयर क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और वो एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब क्यों है, उसके क्या कारण हैं, उनको किस प्रकार से सही किया जा सकता है और क्या क्या स्टेप लिए जा सकते हैं या फिर लिए जा रहे हैं, ये आज हम इस आर्टिकल के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। द हिंदू का ये आर्टिकल है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे अलग अलग डायमेंशंस इसमें दे रखे हैं, बहुत सारे डायमेंशंस, बहुत सारे सॉल्यूशंस आप जानते भी होंगे और आपने पढ़े भी होंगे। द हिंदू के इस आर्टिकल की शुरुआत होती है उस डायमेंशन से जिसमें हम ये डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार से जो गवर्नमेंट है वो अपना सॉल्यूशन निकाल कर लाती है एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। राइटर बोलते हैं कि जैसे ही विंटर सेशन आता है, विंटर सेशन इन द सेंस कि विंटर जैसे ही शुरू होती है, सर्दियाँ जैसे ही स्टार्ट होती है, तो जो कुछ इस तरह के सॉल्यूशंस हैं हर साल अप्लाई किए जाते हैं, लेकिन उनका बहुत ज़्यादा असर एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने पर नहीं होता है। जैसे अगर हम बात करें तो जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती है तो बहुत सारे जो सॉल्यूशंस हैं उनको भी एप्लीकेबल कर दिया जाता है। उनमें से अगर हम बात करें, जैसे सबसे पहले आजकल जो चर्चा में है वो है क्लाउड सीडिंग का। आजकल जो चर्चा में है वो है क्लाउड सीडिंग का जो टॉपिक है। क्लाउड सीडिंग का मतलब क्या हुआ? क्लाउड सीडिंग का मतलब हुआ कि कृत्रिम रूप से वर्षा कराने की जो कोशिश है वो दिल्ली के अंदर की गई। आज से पहले ये ट्राई नहीं किया गया था, आज इन द सेंस इस सीज़न से पहले ये ट्राई नहीं किया गया था, बट इस बार इसको ट्राई किया गया जो कि फेल हो गया। नंबर 2 पे अगर हम बात करें तो जो स्मोग गन है, ठीक है, स्मोग गन्स हैं उनको भी ट्राई किया जाता है, या जो इस तरह की व्हीकल्स हैं जो स्प्रिंकलर करती हैं, स्प्रिंकल्स यानी पानी की बौछार करती हैं पेड़ों के ऊपर और रोड के ऊपर, ताकि जो मिट्टी है वो क्या हो सके, दब जाए, यानी जो धूल है वो दब जाए। तो इस तरह के बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल्स दे रखे हैं कि जिस प्रकार से जैसे ही स्टार्ट होती है सर्दियाँ तो बहुत सारे जो सॉल्यूशंस है वो भी सरफेस पर आ जाते हैं। जैसे क्लाउड सीडिंग हो गया, स्मोक टावर्स या वाटर स्प्रिंकलर्स हो गया। ऑड इवन रूल लगाना भी गवर्नमेंट की पहल में रहता है कि ऑड इवन रूल यानी एक दिन ऑड नंबर की गाड़ियाँ चलेंगी, एक दिन इवन नंबर की गाड़ियाँ चलेंगी। या फिर अगर हम ये कहें कि दिवाली या फिर उसके आसपास होने वाले जितने भी फायर क्रैकर्स को बैन करने वाली जो घटनाएं हैं वो भी सरफेस पर आ जाती हैं। यानी दिल्ली में क्वालिटी को, एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीज़ें एप्लीकेबल होनी शुरू हो जाती हैं। इस आर्टिकल के अंदर यही बताया गया है कि जैसे जैसे सर्दियाँ आती हैं तो हमारी एयर क्वालिटी क्या होती है, वर्सन होती जाती है, एयर क्वालिटी ख़राब होती नज़र आती है। तो इस ख़राब एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए सतही तौर पे बहुत सारे जो सॉल्यूशंस हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया ऑड इवन फार्मूला, ठीक है, स्मोक टावर्स लगाना या फिर स्प्रिंकलर्स करना यानी पानी की बौछार करना, ठीक है। उसके अलावा क्लाउड सीडिंग जो इस बार स्टार्ट हुआ था लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। तो इस तरह के बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सॉल्यूशंस स्टार्ट हो जाते हैं, एप्लीकेबल होना शुरू हो जाते हैं ताकि दिल्ली की एयर क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। लेकिन इस आर्टिकल के अंदर राइटर ये बोलते हैं कि हम ये कोशिश तो करते हैं, कोशिश तो हम खूब करते हैं ताकि एयर क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके, लेकिन कुछ बेसिक या फंडामेंटल प्रॉब्लम्स उसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। और बेसिक फंडामेंटल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस साल से पहले यानी जो पब्लिक है
पब्लिक ने भी ऐसा लगता है कि शायद एयर क्वालिटी, ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, ठीक है, उसको क्या हो गया, यूज टू हो गए हैं और उसको इस प्रकार से लेते हैं जैसे अब वैसे ही, यानी इसी प्रकार की एयर या हवा में हमें जीना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट करना भी शुरू किया। लगभग इंडिया गेट के ऊपर 50 से 60 प्रोटेस्टर्स इकट्ठा हुए और उन्होंने एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू किया। ठीक है, लेकिन वो भी क्या था, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नहीं था और ये उससे भी बहुत ज़्यादा कुछ बदलने वाला नहीं था। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं, यानी प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या, क्यों ऐसा होता है कि इतने सारे प्रयास करने के बावजूद भी जो एयर क्वालिटी है दिल्ली की, ठीक है, या आसपास के इलाकों की, अगर हम मेजरली बात करें तो दिल्ली एनसीआर की जो एयर क्वालिटी है, AQI है, वो इम्प्रूव क्यों नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अगर हम मेजरली बात करें तो दिल्ली एनसीआर की बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि स्लाइस कंट्रोल क्या है, यानी क्या किस प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं, दिल्ली की एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, और उसके पहले हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार की प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या, फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या है। तो फंडामेंटल प्रॉब्लम देखिए इस प्रकार से है कि बहुत सारी जो एजेंसीज़ हैं, अगर हम कुछ इंस्टीट्यूशंस की बात करें, गवर्नमेंट रेगुलेटर्स की बात करें, या फिर म्यूनसिपैलिटीज़ की बात करें, ठीक है, या बहुत सारे बोर्ड बनाए गए हैं एयर क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए या उसको इम्प्रूव करने के लिए। तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट रेगुलेटर्स, ठीक है, गवर्नमेंट रेगुलेटर्स, या अगर आप म्यूनसिपैलिटीज़ की बात करें, गवर्नमेंट रेगुलेटर्स मतलब जैसे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इस तरह के जो रेगुलेटर्स हैं वो, या फिर म्यूनसिपैलिटी की बात करें अगर, यानी दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, यानी NDMC जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं जो ये कोशिश करती हैं कि जो दिल्ली की जो हवा है या एनवायरनमेंट है उसको साफ रखा जा सके, उन सभी के बीच में आपस में क्या है, कोऑपरेशन की कमी है। यानी कोई एक सिंगल अथॉरिटी इस तरह की नहीं है जिसको ये काम दिया गया है कि आप एक नोडल एजेंसी की तरह काम करेंगे और बाकी जितनी भी एजेंसीज़ हैं वो आपके अंडर में काम करेंगे। यानी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, अगर हम उसकी बात करें मेजरली अगर हम रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो वो क्या है, स्कैटर्ड है। रेस्पॉन्सिबिलिटी स्कैटर्ड है, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को या किसी एक पर्टिकुलर संस्था को ये रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी गई है कि वो इस तरह की जो प्रॉब्लम है उससे निपटा जा सके। मोटे तौर पर हम क्या करते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है, आज की जो टेक्नोलॉजी है वो तो अडॉप्ट कर लेते हैं, कहाँ से, बाहर के देशों से, जैसे US, UK, इन देशों से हम जो टेक्नोलॉजी है वो तो अडॉप्ट कर लेते हैं। लेकिन क्या होता है कि इंडिया के अंदर जो प्रॉब्लम है वो टेक्नोलॉजी की नहीं है, वो प्रॉब्लम मेजरली क्या है, टेक्नोलॉजी की नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम है उस टेक्नोलॉजी को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की। ठीक है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी हम बाहर से लेकर आते हैं, लेकिन इंडिया का जो एनवायरनमेंट है या फिर अगर हम यहाँ कहें जो ग्राउंड सिचुएशन वो क्या है, वो बाहर के देशों से बिल्कुल डिफरेंट है। यानी हम वहाँ की टेक्नोलॉजी तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको हमें इंडिया के हिसाब से या फिर मेजरली ये कहें कि दिल्ली के हिसाब से हमें उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर हम बात करें कि जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है देखिए वो किस प्रकार से स्कैटर्ड है इंडिया के अंदर। यानी कोई एक एजेंसी इस प्रकार की नहीं है जो पूरे के पूरे सिस्टम को कंट्रोल करे या फिर पूरे की पूरी जो प्रॉब्लम है उसकी जवाबदेही एक पर्टिकुलर एजेंसी की हो या फिर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की हो। प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्कैटर्ड है, फैली हुई है, कोई एक सिंगल आदमी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जैसे
रेस्पॉन्सिबिलिटी में अगर हम बात करें तो सबसे पहले नाम आता है, देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एक इन्वॉल्वमेंट हो गया। उसके बाद आता है फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। उसके बाद आता है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। उसके बाद स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आता है। एंड उसके बाद स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द कमीशन फॉर, उसके बाद आता है द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, डेली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी आती है, म्यूनसिपल बॉडीज़ आती हैं जैसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। तो इस तरह की जो एजेंसीज़ हैं वो सारे की सारी क्या हैं, काम करती हैं, बट इनका कोई आपस में क्या नहीं है, इनका आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। और जब आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स नहीं होगी, और जब रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं होगी तो जो क्वालिटी है, काम की जो क्वालिटी है वो क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। ये जो रेस्पॉन्स है वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, अगर जो काम है वो इतने लोगों के बीच में फैला रहेगा। ये तो थी एक प्रॉब्लम जो अभी मैंने आपको बताई, यानी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, एक प्रॉब्लम क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी वो किसी भी एक एजेंसी के हाथ में नहीं है, वो क्या है, स्कैटर्ड है, फैली हुई है। अलग अलग एजेंसीज़ की रेस्पॉन्सिबिलिटी काम करती हैं या अलग अलग एजेंसीज़ काम करती हैं, जो रिजल्ट है, जो आउटकम है वो पूरी तरह से नहीं निकल पाता। उसके बाद देखिए, बात करते हैं हम फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी की। ठीक है, फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी में भी हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारी जो एजेंसीज़ हैं, जैसे म्यूनसिपल एजेंसीज़ हैं, MCD वगैरह की अगर हम बात करें, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, तो बहुत सारी जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं उनको एनफ, ठीक है, उनको क्या नहीं है, उनके पास बजट नहीं है। जबकि अगर आप की पोजीशन पर देखें तो जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, रोड साइड में जितना भी कूड़ा कचरा, ठीक है, या फिर रेत होता है, या फिर आप मिट्टी कह लीजिए, जिससे पॉल्यूशन बढ़ता है, उस सब को साफ़ करने का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके पास होती है, म्यूनसिपैलिटी के पास होती है। बट म्यूनसिपैलिटी के पास इतना एनफ फंड नहीं है ताकि वो इतने सारे लोगों को हायर कर सके और उनको काम पर लगा सके, क्योंकि इतने सारे लोग जब काम पर लगेंगे तभी ये जो काम है वो पूरा हो पाएगा। यानी बजट की, एक तरह से हम ये कहें कि बजट की क्या है, रेस्ट्रेंट्स हैं या बजट की प्रॉब्लम है। तो एक तो ये हो गया, एक तो प्रॉब्लम क्या है, एक तो प्रॉब्लम हो गई रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं है, अलग अलग एजेंसीज़ के बीच में जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो फैली हुई है, स्कैटर्ड है। और दूसरा हो गया फाइनेंशियल प्रॉब्लम। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से भी, यानी जिस व्यक्ति को या जिस एजेंसी को ये काम करना है उसके पास में इतनी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी नहीं है ताकि वो अपने पास इतना स्टाफ रख सके और उनको प्रॉपर तरीके से काम पे लगा सके, ताकि दिल्ली की जो सड़कें हैं या फिर जो एनवायरनमेंट है उसको क्लीन किया जा सके। उसके बाद देखिए नेक्स्ट डायमेंशन हम डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट डायमेंशन क्या आता है, कि किस प्रकार से, मैंने अभी आपको पहले बताया कि दो तरह की प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो फिक्स नहीं हो पा रही है। दूसरा, प्रॉपर बजट एलोकेशन नहीं हो पा रहा है जिससे कि एयर क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके या फिर उसमें आने वाली जो अड़चने हैं उनको इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है, हम टेक्नोलॉजी का सहारा तो लेते हैं, बट टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए भी हमें क्या चाहिए, फंड्स चाहिए। और जो फंड्स हैं वो दो चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। नंबर एक, पॉलिटिकल विल, यानी अगर पॉलिटिकल विल इन्वॉल्व है तो आपको फंड मिलेंगे, और अगर पॉलिटिकल विल इन्वॉल्व नहीं है तो आपको फंड नहीं मिलेंगे। ज़्यादातर समय पर क्या देखा जाता है, या तो ज़्यादातर समय पर ये देखा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ गाइडलाइंस या फिर यूँ कहे कि ऑर्डर्स दिए जाते हैं, और ये जो ऑर्डर्स हैं ये कौन फॉलो करेगा। इतनी एजेंसीज अभी मैंने आपको बताई हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री हो गया, उसके बाद में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो गए, उसके बाद में म्यूनसिपैलिटीज़ हो गई, या और भी जितनी भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली या फिर वहाँ की, उनके बीच में ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और ये जो ऑर्डर है वो क्या हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे तरह से नहीं हो पाता है। ठीक है, प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाती है कि प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि इंडिया टेक्नोलॉजी तो हायर करता है बाहर से, ठीक है, टेक्नोलॉजी तो हायर की बाहर से, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से
नहीं हो पाया, क्योंकि वहाँ पर भी चाहिए क्या, बजट। ठीक है, और बजट के लिए क्या चाहिए, बजट के लिए चाहिए आपको पॉलिटिकल विल। तो पॉलिटिकल विल चाहिए आपको, एक्सपर्टीज चाहिए, साइंटिस्ट की एक्सपर्टीज चाहिए, और कोई एक ऐसी एजेंसी चाहिए जो इन सब चीज़ों को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके, या फिर इन सब चीज़ों के को रेगुलेट कर सके। ठीक है, तो इस तरह की जो समस्या है वो बार बार इंडिया के सामने आती है, या फिर यूँ कहे कि गवर्नमेंट्स जो हैं, जिस गवर्नमेंट के जो एजेंसीज हैं उनके सामने बार बार इस तरह की प्रॉब्लम्स आती रहती है। अभी चाहिए क्या, व्हाट इंडिया नीड्स, इंडिया को इसमें करना क्या चाहिए वो यहाँ पर बताया गया है। जो खराब एयर या ख़राब हवा की जो समस्या है ना, वो कोई सीजनल प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कि एक सीज़न में होगी दूसरे सीज़न में नहीं होगी, वो तो हमेशा ही रहने वाली प्रॉब्लम है, और उससे अफेक्ट होने वाली चीज़ें, हमारी हेल्थ भी इफ़ेक्ट होगी, हमारी हेल्थ सबसे ज़्यादा अफेक्ट होती है, हमारी इकोनॉमिक्स अफेक्ट होती है, क्योंकि जैसे ही हम क्या करते हैं, एक ग्रैप एक कोड है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो कंस्ट्रक्शंस हैं दिल्ली एनसीआर में, जितने भी कंस्ट्रक्शंस के काम हैं वो सब क्या कर दिया जाता है, उनको रोक दिया जाता है, बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस हैं जो उन पर लगा दी जाती हैं। तो अगर एयर क्वालिटी इंप्रूव नहीं होगी तो हमारी हेल्थ का प्रॉब्लम इशू होगा, इकोनॉमी का भी प्रॉब्लम होगा, हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लोगों की प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, और जो बजट है या जो खर्चा आप कह लीजिए वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि लोगों की हेल्थ पर ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों से निपटने के लिए सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि जितनी भी एजेंसीज़ हैं, जैसे अभी हमने बात किया था कि गवर्नमेंट की जितनी भी एजेंसीज़ हैं, अगर हम बात करें कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट हो गया, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हो गया, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो गया, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो गए, उसके अलावा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हो गए। ठीक है, तो इन सब को मिला के या फिर इन सब के लिए एक नोडल एजेंसी बनानी चाहिए, जो इसी चीज़ को केवल और केवल इसी चीज़ को लुक आफ्टर करे कि किस प्रकार से एयर क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, उसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उसके पास में बजट का एलोकेशन किया जाए, ताकि वो अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हायर कर सके, एक्सपर्ट्स को हायर कर सके। ठीक है, एक्सपर्ट्स को हायर कर सके, टेक्नोलॉजी को ला सके, और इन सब के इस्तेमाल से एयर क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं उससे निपटने के लिए सबसे लास्ट में जो सजेशन दिया है राइटर ने वो ये कि एक इस तरह की नोडल एजेंसी बनाई जाए जो सब चीज़ों को रेगुलेट कर सके, और पर्टिकुलरली वो एयर क्वालिटी को ही इम्प्रूव करने के लिए या एनवायरनमेंट के रखरखाव के लिए ही उसको बनाया जाए, और उसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो केवल और केवल सारी की सारी जितनी भी एजेंसीज़ हैं उनसे, सारी एजेंसी से कोऑर्डिनेट करके, ठीक है, एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करे या फिर एनवायरनमेंट या उसको इम्प्रूव करे। इससे होगा क्या, इससे हमारा हेल्थ इम्प्रूव होगा, इकोनॉमी इम्प्रूव होगी, प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होगी। तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं, जो समस्याएं हैं, जो साथ में बाई प्रोडक्ट में आती हैं, एयर क्वालिटी ख़राब होने के बाई प्रोडक्ट में जो चीज़ें आती हैं उनसे निपटा जा सकेगा। तो ये था आज का हमारा आर्टिकल, एयर क्वालिटी को किस प्रकार से बेहतर बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी डायमेंशंस थी अलग अलग, बहुत सारी प्रॉब्लम क्या थी, सॉल्यूशन क्या है, वो सब आज हमने इसमें डिस्कस किया। तो इस आर्टिकल में तो इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।